आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। आज जापान में क्वाड मुल्कों का इजलास हुआ और उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई हैं। एक तो उसके अंदर यह हुआ है कि चाइना के इस रीजन के अंदर मौजूद मैसिव इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को डाउन करने के लिए क्वाड वालों ने फैसला किया है कि वो भी अपना BRI की तरह का प्रोजेक्ट लेकर आएंगे और ये $50 अरब का होगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा इनका $50 अरब का, वो ये लेकर आना चाह रहे हैं। वैसे ये चाइना के BRI के मुकाबले में थोड़ा अमाउंट है। देखें, चाइना ने 2020 तक ही खाली $140 अरब पहले ही इन्वेस्ट कर दिए हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में BRI के प्रोजेक्ट्स में, तो उसके सामने $50 अरब एक कम अमाउंट का है। लेकिन शायद क्वाड वाले इस अमाउंट को सिर्फ इंडो पैसिफिक के मुल्कों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अल जजीरा खबर लगा रहा है कि एक टोक्यो समिट क्वाड ऑफर्स टेंजिबल बेनिफिट्स टू काउंटर चाइना। लालच दे रहे हैं, इंडो पैसिफिक के मुल्कों को लालच दे रहे हैं कि पैसा हम भी लगा सकते हैं, हम भी दे सकते हैं आपको, आपने सिर्फ चाइना को छोड़ के हमारी तरफ आना है। तो बुनियादी तौर पर इस इजलास में ये चीज़ नजर आई कि चाइना की जो ताकत है, यानी कि उसका पैसा, उसकी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, उसको अब ये कह रहे हैं कि मिलजुल कर हम चैलेंज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यूक्रेन जंग पर भी रूस के खिलाफ काफ़ी बातें क्वाड के इजलास में हुई हैं। ज्वाइंट जो स्टेटमेंट आई है ना इजलास के आखिर में, उसमें भी यूक्रेन की जंग के हवाले से काफ़ी कुछ कहा गया है। यानी इधर एक तरफ वो चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो रशिया को भी उन्होंने रगेड़ा हुआ है क्वाड के अंदर। ये जो इजलास हुआ है ना उसकी ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर, रशिया वैसे भी क्वाड को अपने लिए खतरा करार दे चुका है पहले भी, लेकिन क्वाड की इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में नाम लिए बिना एक और तीसरे मुल्क के खिलाफ भी बात की गई है और ये इंडिया की फरमाइश पे 2-3 लाइनें डाली गई हैं उस मुल्क के खिलाफ। क्वाड की ज्वाइंट स्टेटमेंट में इंडिया के अंदर होने वाले 2 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को कंडेम किया गया है। हालांकि ये पुराना वाकया है लेकिन इनको कंडेम किया गया है इस इजलास में। एक तो मुंबई हमले 26/11 वाले और दूसरा पठानकोट का जो वाकया है ना, इनके लिए इंडिया कहता रहता है ये दोनों हमले पाकिस्तान ने हमारे अंदर करवाए थे। तो 3 मुल्कों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इजलास में टारगेट किया गया है इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और एशिया के अंदर जो 3 बड़े मुल्क हैं, एक तो रशिया को उन्होंने टारगेट किया है, एक तो पाकिस्तान को किया है और एक उन्होंने चाइना को किया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए आप ज़रा ये क्वाड ज्वाइंट लीडर्स स्टेटमेंट देख लें और इसका पाकिस्तान से मुतालिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इसको इनडायरेक्टली भी आप कह सकते हैं, डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया पाकिस्तान का, लेकिन आई वुड लाइक टू शो यू दिस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जिसको मेरे ख्याल से इंडिया अपने लिए कामयाबी समझ रहा होगा कि वी रिट्रेट आवर कंडेमिनेशन ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स। और वो जो पाकिस्तान को इतने अरसे से FATF के ग्रे लिस्ट में रख के अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है कि हमारी ये बात माने नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, उसके लिए भी इन्होंने इस स्टेटमेंट के साथ ही जोड़ के FATF का मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी जो चीज़ें हैं ना उसको भी उन्होंने कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं इनको, इनकी रिकमेंडेशंस को, ये दोनों साथ में मिला के उन्होंने लिखे हैं। अब ये मैसेज मेरे ख्याल से पाकिस्तान को दिया गया है ना। ये वो बात है जिसका जवाब इमरान खान पास्ट में अमेरिका को कई बार देता रहा है और शायद इसी वजह से इमरान खान उनको पसंद नहीं आता। इमरान खान कहता रहा है कि 80,000 हमारे लोग शहीद हुए अमेरिका की जंग में, जंग अमेरिका की थी, बंदे हमारे शहीद हुए, इंडियन प्रॉक्सीज और बाकी दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों हमारे मदरसों के अंदर खुदकुश हमले हुए, हमारे मदरसों के ऊपर अमरीकी ड्रोन हमले हुए, 100 बच्चे मारे गए, हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल में इंडियन दहशतगर्द प्रॉक्सीज ने हमारे बच्चे, पेशावर के अंदर हमारे बच्चे स्कूल के, लेकिन इस पे कोई बात अमेरिका नहीं करता। लेकिन अगर आप इधर देखें ना, पठानकोट है ना, उसको हम मजम्मत करते हैं, 26/11 की मजम्मत करते हैं। बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान को बुली करने के लिए ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर अमेरिका बैलेंसिंग एक्ट पे तवज्जो देता ना, उनको ये भी डालना चाहिए था। ये जो दूसरे अटैक्स पाकिस्तान के अंदर हुए ना, वो टेररिस्ट अटैक्स में ये भी जोड़ देता कि हम इसके साथ ये जो APS में पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए थे उसकी भी मजम्मत करते हैं, ये भी डाल देना चाहिए था अमेरिका को, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। उन्होंने वन साइडेड काम किया है। सिर्फ मुंबई हमला और पठानकोट का उन्होंने जिक्र किया। कश्मीर के अंदर जो रियासती दहशतगर्दी हो रही है उसका जिक्र कोई नहीं है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर इतने 80,000 लोग, आई मीन यू सी
कितना बड़ा नंबर है कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 20 साल में 80,000 लोग इस जंग के अंदर मारे जा चुके हैं, जो कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट करवाई गई थी, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। और जिन हमलों का जिक्र किया गया उसके लिए पाकिस्तान बाय द वे कहता रहता है कि दिस वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मेरे ख्याल से अमेरिका ने वन साइडेड काम किया है, उनको दूसरे जो हमले किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर उनका भी जिक्र करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो यही क्वाड की स्ट्रेटजी में इशू है मेरे हिसाब से। देखें, इशू ये है कि एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा हुआ है कि आप इंडियन बॉर्डर पर सीज़ फायर करें, मतलब वहाँ पे आप उनको इंगेज नहीं करें बॉर्डर पे, और अमेरिकन ने ये सीज़ फायर इसीलिए करवाया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्योंकि इंडिया टू फ्रंट वॉर के खौफ में मुब्तला है। चाइना को कंटेन करने वाले अमेरिकी प्लान में वो कह रहे हैं हम आ तो गए हैं, लेकिन आप देखें हमारी मजबूरी कि एक हमारे बॉर्डर पर पाकिस्तान बैठा हुआ है इतनी ज़्यादा लाखों की फ़ौज लगा के, ऊपर से जो दूसरा हमारा बॉर्डर है वहाँ पर तो चाइनीज़ बैठे हुए हैं, और हमारी इतनी कैपेसिटी है नहीं कि हम टू फ्रंट वॉर को जो है उस थ्रेट को हम फेस कर सकें। ये इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा हुआ है कि आप सीज़ फायर करें। अमेरिका ने इन दोनों के बीच सीज़ फायर करवा के रखी हुई है ताकि ये सिर्फ चाइना पे फोकस करें इंडियंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस तरह की हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि सिर्फ इंडिया के अंदर होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत की जा रही है, जो कि सही है, चलें ठीक है, वो भी सही है, किसी आम इंसान को नहीं मरना चाहिए, लेकिन इधर जो हो रहा है उसको तो कोई कंडेमिनेशन नहीं की गई ना उसकी, तो वो भी होना चाहिए। तो इस तरह के जो हरबे हैं, क्या ये पाकिस्तान को मजीद चाइना के करीब नहीं करेंगे कि आप एक ही वक्त में उधर चाइना को भी इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में सुना रहे हैं, बुरा भला उनको भी कह रहे हैं, और इधर से पाकिस्तान को भी सुना रहे हैं आप, तो फिर इंडिया का वो जो टू फ्रंट वॉर वाला थ्रेट है वो ख़त्म तो नहीं हुआ, वो तो जूं का तो मौजूद हुआ ना। इसका मतलब है कि आप दोनों जो इंडिया जिन मुल्कों को अपने लिए थ्रेट समझते हैं आप दोनों को दबा रहे हैं, तो वो तो दोनों मजीद करीब होंगे ना। लिहाजा इट्स अ बैड आइडिया। आई थिंक ये कुछ इसका सर पैर नहीं है क्वाड का, इनको कुछ इनके लिए कोई स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती। या तो ये स्ट्रेटजी है कि वी विल टेक ऑन पाकिस्तान एंड चाइना एंड रशिया ऑल टुगेदर, या तो ये स्ट्रेटजी है, लेकिन क्या आप कर सकते हैं ऐसा इतने बड़े मुल्कों को? यानी देखें ना, पाकिस्तान कुछ भी है लेकिन है तो न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फौज है उसके पास भी, और चाइना और रशिया तो वैसे ही सुपर पावर है, तो क्या इतने सारों को आप फेस कर लेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक वार्निंग आ गई है रशिया और चाइना की जानिब से। वैसे मैं आपको ये बता दूं, एक कहते हैं ना वो जो इंडियन फिल्मों में अचानक से पुलिस आ जाती है तो कहती है हैंड्स अप, ड्रॉप योर वेपन्स जेंटलमैन, तो यहाँ पे भी कुछ यही सीन हुआ है। जब यहाँ पे क्वाड का इजलास हो रहा था टोक्यो में, मोदी साहब बैठे हुए थे बाइडेन के साथ और जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ, ये सब बैठे हुए थे ना, तो रशिया और चाइना के जहाज़ों ने सी ऑफ जापान के ऊपर उन्होंने फ़्लाइट्स की हैं। उधर आके उन्होंने करीब आके उनको मैसेज दिया है कि हम भी हैं इधर और हम फोर्स हैं। उन्होंने दोनों ने जो है ना वो बता दिया इन सबको कि ज़्यादा उछले मत और हम भी यहाँ पे हैं, हम भी फोर्स हैं। उन्होंने पैगाम दिया। इंडिया के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है ये, क्योंकि रशिया चाइना के साथ था और इंडिया और रशिया आप समझ सकते हैं 86% वेपन्स, वो जो मैं आपको बताता रहता हूँ, इंडिया के 86% जो हथियार हैं मेड इन रशिया हैं। अब उन्होंने मोदी के आने के बाद ख़रीदारी कम कर दी हुई है हथियारों की। 69% 2012 तक हथियार इंडिया अपने रशिया से ख़रीदता था सालाना, अब 45% ख़रीदता है मोदी के आने के बाद, कम कर दिए। अब वो इजराइल से, फ्रांस से और अमेरिका से ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। लेकिन मोदी के लिए चिंता की बात यह है कि रशिया ने फ़्लाइट्स की हैं चाइना के साथ मिलकर। जब यहाँ पे नीचे इजलास हो रहा था तो ऊपर आसमानों में इनके जहाज़ फिर रहे थे, रशिया के और चाइना के। तो ये बहुत बड़ी ख़तरे की बात इंडिया के लिए कि हथियार कहाँ से लाएंगे आप लड़ाई की सूरत में। उधर रशियंस तो उनके साथ कर रहे हैं, तो ये मोदी साहब को सोचना पड़ेगा अपनी ऑटोनॉमी गिव अप करने से पहले। ये जो अपनी खुद मुख्तारी इंडिया की बेच रहे हैं न्यूट्रल से, पहले ये न्यूट्रल हुआ करता था इंडिया हमेशा, जहाँ भी दो बड़ी सुपर पावर्स लड़ती थी इंडिया बीच में होता था, लेकिन अब वो टिल्ट हो गए अमेरिका की तरफ। मोदी साहब ने इंडिया की न्यूट्रल जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी धारा बदल के रख दी हुई है, तो इसका खमियाजा इंडिया भुगत सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि दोनों सुपर पावर्स ने वहाँ पर, जब नीचे इनके मौजूद थे लीडरान, तो ऊपर हवा में ये फिर रहे थे इनके जहाज़, रशियंस और चाइनीज़ के। अमेरिका ने जो डील इंडिया को दी है ना रूस और चाइना के खिलाफ जाने के लिए, उसमें वो $4 अरब मजीद ऐड कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एक डील हुई है, इंडिया की डील हुई है अमेरिका के साथ, $500 मिलियन एक तो उन्होंने कल आपको बताया वो भी दे रहे हैं, F-35 जहाज़ भी दे रहे हैं इंडिया को। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा पैकेज उन्होंने दिया है, ये मजीद इंडिया को $4 अरब की एड दे रहे हैं। एड, इमदाद, खैरात, भीख
जो भी खेलें इसको। इंडिया का बड़ा अखबार है द ट्रिब्यून, ये लिख रहे हैं कि इंडिया यूएस पैक्ट टू एक्टिवेट $4 बिलियन डेवलपमेंट एड, अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर कंटिन्यूइंग यूएस इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। इतने में मोदी सरकार इंडिया की ऑटोनॉमी को बेचने लगे हैं। हालांकि अगर देखा जाए $4 बिलियन इंडिया के लिए कोई बड़ी बात है नहीं। इतने पैसे तो मोदी साहब अपने गुजराती मित्रों अडानी और अंबानी से भी मांग लेते तो मिल जाते, बजाय इंडिया की ऑटोनॉमी को बेचने के उनसे लेते ना। भाई इनकी दौलत तो मुसलसल कई सौ गुना बढ़ी है। जब 2020 में इंडियन जीडीपी माइनस में चली गई थी तब भी इन मित्रों की कई सौ गुना इनकी वेल्थ बढ़ी थी, तो इनसे ले लेते आप। कई सौ अरब डॉलर्स के मालिक हैं ये, इनसे ले लेते गवर्नमेंट जो इंडिया की। लेकिन नहीं, इन्होंने $4 अरब के बदले में इंडिया की ऑटोनॉमी को बेचना ज़्यादा मुनासिब समझा है। चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स इस पे कह रहा है। अब देखें, ये सरकार है चाइना की, ये जो ग्लोबल टाइम्स लिखता है ना, वो उनकी गवर्नमेंट का नैरेटिव होता है। वो लिख रहे हैं कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी एट अपकमिंग क्वाड समिट। उम्मीद है कि अपनी ऑटोनॉमी बरकरार रखेंगे। चाइनीज़ को पहले ही पता था पैसा ऑफर होने वाला है इनको, तो उन्होंने पहले ही लिखा था। ये क्वाड समिट से पहले की हेडलाइन है, इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी एट अपकमिंग क्वाड समिट, स्टिल कॉशियस अबाउट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डिस्पाइट बीइंग इनिशियल सिग्नेटरी एनालिस्ट। वो चाइनीज कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है अपनी ऑटोनॉमी कम से कम तुम लोग बरकरार रखोगे। इनडायरेक्टली वो इनको कहना चाह रहे हैं कि खुद को बेचना नहीं अमेरिका के आगे। तो इंडियन ऑटोनॉमी जो है ना, बेसिकली इट्स एट स्टेक। मतलब कुछ इसका अगर आप इन सारी चीज़ों को मिला के देखें ना, तो फ्री में क्यों, वो एक कहते हैं ना, अमेरिका में एक कहावत है कि देयर इज नो फ्री लंच, मुफ्त में कुछ भी नहीं होता। ये कहावत है अमेरिका में, देयर इज नो फ्री लंच। अगर वो आपको $4 अरब दे रहे हैं ना, तो उसके बदले उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ मांगा हुआ है। दो चीज़ें मांगी हुई हैं, रशिया के खिलाफ हमारी हेल्प करें, हमारे साथ मिल जाएं, और चाइना के खिलाफ आप हमारे साथ मिल जाएं। अब वो यानी कि इंडिया की इन दो मुल्कों के हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी है, बेसिकली वो क्वाड वाले डिक्टेट करेंगे। ये ऑटोनॉमी है जो कि इंडिया सेल कर चुका है अपनी, $4 अरब और दूसरे जो लवाजमात उनको ऑफर किए गए हैं। अच्छा, चाइना के साथ जो इनके इश्यूज थे ना, मैं आपको बता दूं, आराम से टेबल टॉक्स के जरिए हल हो सकते थे। मोदी साहब अमेरिका के कहने पे इनको ग्राउंड्स पे मैदान में लेकर आ गए हैं। ये इश्यूज आराम से हल हो सकते थे। वो कैसे मैदान में लाए, मैं आपको बताता हूं। देखें, मोदी साहब ने ये जो आर्टिकल 370 हटाया है लद्दाख और कश्मीर से, अब ये हटाने से इंडिया को क्या कोई, मतलब आप मुझे बताएं फ़ायदा क्या हुआ है? क्या इंडिया को कोई एक्स्ट्रा ज़मीन मिली है या क्या मिला है? देखें, पहले भी वो इलाके इंडिया के ही कंट्रोल में थे, इंडिया की ही फौज थी, इंडिया ही अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाता था पहले भी। अब भी इंडिया की वही फौज है उनके अंदर। ग्राउंड पे कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ एक ही तब्दीली आई है, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। बाकी जो इंडिया की जो कब्जा था वो वैसा का वैसा है उनके ऊपर। तो फिर ये हटा के एक तो सियासी फ़ायदा बीजेपी को हुआ है, लेकिन आप देखें इसके बदले में ख़तरा कितना बड़ा है कि आपने पाकिस्तान और चाइना दोनों का एक साथ ख़तरा मोल ले लिया है कि उनके अंडर क्लेम ये इलाके आते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान क्लेम करता है, लद्दाख को चाइना क्लेम करता है। तो अगर ये चीज़ ना हटाई जाती तो मेरे ख्याल से इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने ख़राब नहीं होते जो कि इतने इस वक्त ख़राब हुए पड़े हैं कि फ़ौज आके घुसी हुई है चाइना की। तो ये मोदी साहब ने जानबूझ के किया है। अमेरिका ने यकीनी तौर पर इनको कहा होगा कि आप ज़रा ये करें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि उनको पता था इससे इन दोनों के रिलेशंस ख़राब होंगे, और इन दोनों के रिलेशंस ख़राब होने की वजह से इंडिया को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट चाइना। तो मेरे ख्याल से शुरू से ही वही काम कर रहे हैं जो कि अमेरिकन इनसे करवाना चाह रहे हैं मोदी साहब। तो इंडिया की ऑटोनॉमी अगर देखा जाए ना, तो उन्होंने वाकई स्टेक पे लगा दी हुई है।